एक तरफ देश का एक नेता इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर रहा है। उनकी क्लिपिंग मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है कि यूथ उसको एज एन इंटेलेक्चुअल लीडर देख रहा है। पर दूसरी तरफ जिस पार्टी ने उसको ये प्लेटफॉर्म दिया, वही पार्टी उसको उसकी पावर से स्ट्रिप डाउन कर रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उनकी डेप्यूटी लीडर की पोजीशन से हटा दिया। स्पेकुलेशंस तेज हैं कि राघव चड्ढा जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? एक लीडर जो आपका सबसे प्रोमिनेंट और एजुकेटेड फेस था, उसे साइडलाइन क्यों किया गया? आज के इस वीडियो में हम इस पूरी टाइमलाइन को डीकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे राघव चड्ढा ने इंटेंशनली अपनी पार्टी को कॉर्नर करना शुरू किया, उनकी वायरल क्लिपिंग मार्केटिंग का सच क्या है और कैसे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को आम आदमी पार्टी से बड़ा बना लिया। आइए लॉजिकल और फैक्ट बेस्ड तरीके से इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2022 के पंजाब इलेक्शंस के बाद से। राघव चड्ढा बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। उनकी इंग्लिश आर्टिकुलेट है, कैमरा प्रेजेंस ब्रिलियंट है और उन्हें पता है कि यूथ को क्या अपील करता है। शुरुआत में राघव चड्ढा आपको एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप बुलाते थे। मैं अक्सर कहता हूं, आम आदमी पार्टी भारत देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप है और इसी रफ्तार से हम आगे बढ़ते रहें और जो जिम्मेदारी लोगों ने हमें दी है, जो लोगों की उम्मीदें हमसे हैं, हम उन उम्मीदों पे खरा उतर सकें। और ये उनका एक बहुत स्मार्ट मूव था। अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं तो आप ऐसी ही जगह काम करना चाहेंगे जहां आपको पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिले। राज्यसभा में आपके पास 10 एमपीज हैं। पार्लियामेंट में हर पार्टी को बोलने के लिए एक डेडिकेटेड टाइम मिलता है। ये टाइम किस एमपी को कितना मिलेगा और वो किस मुद्दे पर बोलेगा, ये डिसाइड करने की पावर होती है लीडर, जैसे कि संजय सिंह और डेप्यूटी लीडर राघव चड्ढा के पास। राघव ने इस पावर का इस्तेमाल अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए करना शुरू किया। 2022 के बाद से उन्होंने ओपनली ऑपोजिशन को अग्रेसिवली टारगेट करना बंद कर दिया और अपना पूरा फोकस सिर्फ मुद्दों की राजनीति और अपनी सोलो इमेज पर शिफ्ट कर दिया। ये उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फ्लाइट का पहला स्टेप था। अब आते हैं उनके काम करने के तरीके पर, जिसने उन्हें पार्टी से बड़ा बनाया, क्लिपिंग मार्केटिंग। राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में उन मुद्दों को उठाना शुरू किया जो डायरेक्टली मिडिल क्लास और यूथ के फील गुड इमोशंस को ट्रिगर करते थे। आपने इंस्टाग्राम पर वो रील्स जरूर देखी होंगी जहां वो स्लो मोशन में पार्लियामेंट में वॉक करके जा रहे हैं, पीछे एक एस्थेटिक बीजीएम बज रहा है और वो आम जनता के हक की बात कर रहे हैं। उनको पता चल गया था कि उनकी पार्टी का फ्यूचर शायद उतना ब्राइट ना हो, इसीलिए उन्हें अपना पर्सनल ब्रांड सिक्योर करना था। उन्होंने राइट टू रिकॉल, इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी और जीएसटी जैसे काफी वैलिड मुद्दे उठाए। पर इन सभी मुद्दों को उन्होंने अपने पार्टी के आकाओं के नाम पर नहीं, बल्कि राघव चड्ढा इनिशिएटिव के तौर पर मार्केट किया। आपने उन्हें बोलने का माइक दिया था, पर उस माइक से आवाज आपकी नहीं, बल्कि एक्सक्लूसिवली राघव चड्ढा के इंडिविजुअल ब्रांड की आने लगी थी। पर क्या राघव चड्ढा के द्वारा उठाए गए सारे मुद्दे टेक्निकली और इकोनॉमिकली साउंड थे या सिर्फ एक स्मार्ट सीए का पीआर स्टंट? आइए इन मुद्दों को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। पहला मुद्दा, एयरपोर्ट पर 350 रुपए का समोसा और 100 रुपए की पानी की बोतल। राघव ने इसे उठाया और सरकार ने वहां 10 रुपए की चाय की कैंटीन खोल दी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर एज अ सीए राघव को पता है कि एयरपोर्ट्स लॉस में चलते हैं। उन्हें प्रॉफिटेबल बनाने के लिए शॉप रेंटल्स मैसिव होते हैं। अगर मैकडॉनल्ड्स या केएफसी करोड़ों का रेंट दे रहे हैं तो वो 99 रुपए का मील नहीं दे सकते। सरकार की सब्सिडाइज कैंटीन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खत्म होता है। दूसरा मुद्दा, गिग वर्कर्स, जोमैटो, स्विगी का 10 मिनट डिलीवरी प्रेशर। उन्होंने क्लेम किया कि राइडर्स को फोर्स किया जाता है। रियलिटी ये है कि बैक एंड ऐप में राइडर्स को टाइमर दिखता ही नहीं है। ये डिलीवरी डार्क स्टोर्स के नेटवर्क से 10 मिनट में होती है, फोर्स से नहीं। तीसरा मुद्दा, 28 दिन का सिम रिचार्ज स्कैम। उन्होंने कहा कि टेलकोस 13 महीने का पैसा लेते हैं। टेक्निकली अगर 28 दिन का प्लान 280 का है तो 30 दिन का प्लान 300 का होगा। कस्टमर ओवरऑल उतना ही पैसा दे रहा है, बस पैकेजिंग अलग है। मुद्दे आम जनता को अपील जरूर कर रहे थे, पर इकोनॉमिकली वो एक इल्यूजन थे। पर इस पीआर ने उन्हें इंडिया का मोस्ट वायरल नेता बना दिया। यहाँ तक राघव का ग्राफ ऊपर जा रहा था, पर पार्टी और उनके बीच दरार आई मार्च 2024 में।
21 मार्च 2024 ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। ये आम आदमी पार्टी के इतिहास का सबसे क्रूशियल और डार्क टाइम था। पूरी पार्टी, सारे नेता सड़कों पर थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठी खा रहे थे। पर पार्टी का सबसे बड़ा फेस राघव चड्ढा कहाँ थे? वो लंदन में थे। रीजन बताया गया कि उनकी आंख का ऑपरेशन चल रहा है। पर हैरानी की बात यह थी कि ऑपरेशन के बाद उनकी वाइफ परिणीति चोपड़ा इंडिया वापस आ गई अपनी मूवी प्रमोट करने, पर राघव नहीं आए। और इस सबसे बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच राघव चड्ढा ने वहां से सिर्फ और सिर्फ 2 ट्वीट्स किए। अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे तो डिजिटल प्रोटेस्ट तो किया जा सकता था, पर उन्होंने इंटेंशनली चुप्पी साध ली। उन्होंने एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया ताकि उनकी क्लीन इंटेलेक्चुअल इमेज पर दाग ना लगे। ये पहला क्लियर सिग्नल था कि राघव अब पार्टी से अलग अपनी लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। केजरीवाल की अरेस्ट के बाद चुप्पी यहाँ नहीं रुकी। जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली और वो बाहर आए, राघव चड्ढा ने कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया। जब दिल्ली इलेक्शंस की कैंपेनिंग शुरू हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत अपने स्टार कैंपेनर्स की थी, राघव चड्ढा बिल्कुल गायब थे। उनकी मीडिया प्रेजेंस जीरो थी। 2022 पंजाब इलेक्शंस में जिस राघव चड्ढा ने दिन रात एक कर दिया था, उस राघव का 20% इन्वॉल्वमेंट भी 2024 में नहीं दिखा। उसके बाद जब रिसेंटली कोर्ट ने केजरीवाल के केस को खारिज किया, तब भी राघव ने एक पब्लिक स्टेटमेंट तक नहीं दी। उनका पार्टी से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट होना इतना ऑब्वियस हो गया था कि मीडिया ने फाइनली परेशान होकर संजय सिंह से पूछ लिया। संजय सिंह का जवाब था, जाके राघव चड्ढा से पूछे, हमें क्या पता। हम पार्लियामेंट में रोज मिलते हैं, पर हमें नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये क्लियर इंडिकेटर था कि पार्टी इंटरनली इस बगावत को समझ चुकी थी। और इन्हीं सब क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है राघव चड्ढा को डेप्यूटी लीडर की पोजीशन से हटाया गया। आम आदमी पार्टी ये समझ चुकी है कि उनका ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप फेज अब खत्म हो रहा है। दिल्ली में आपका ग्राफ स्ट्रगल कर रहा है। पंजाब में प्रॉमिसेस और डिलीवरी के बीच गैप है। राघव चड्ढा एज एन इंटेलेक्चुअल सीए ये ग्राउंड रियलिटी समझ चुके हैं कि आप में उनका लॉन्ग टर्म नेशनल फ्यूचर लिमिटेड है। आप लीडरशिप ने देखा कि राघव पार्टी द्वारा दिए गए पार्लियामेंट टाइम और माइक का इस्तेमाल करके खुद की ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहे हैं, पर पार्टी के क्राइसिस में उस माइक को म्यूट कर देते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कोई इंडिविजुअल नेता पार्टी के रिसोर्सेज यूज करके पार्टी से बड़ा बन जाए और आने वाले कल में ऑपोजिशन में जाकर उन्हीं के खिलाफ खड़ा हो जाए। इसीलिए आपने उनसे वो पावर छीन ली जो डिसाइड करती है कि पार्लियामेंट में कौन बोलेगा। अब राघव के पास सीट है पर माइक नहीं, तो अब आगे क्या? राघव चड्ढा अब भी राज्यसभा एमपी हैं और उनका टेन्योर 2028 तक है। उनसे एमपी की पोजीशन कोई नहीं छीन सकता, पर उनका अगला मूव क्या होगा? हर पॉलिटिकल पार्टी को एक इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे और वेल स्पोकन फेस की जरूरत होती है। राहुल गांधी मास मार्केटिंग और स्लोगन्स जैसे चौकीदार चोर है के लिए यूज होते हैं, पर टेक्निकल डिबेट के लिए कांग्रेस को शशि थरूर चाहिए होते हैं। बीजेपी के पास मास अपील है, पर उन्हें भी ऐसे इंटेलेक्चुअल फेसेस की जरूरत पड़ती है जो यूथ और अर्बन मिडिल क्लास को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें। स्पेकुलेशंस है कि 2027 के पंजाब इलेक्शंस या 2029 के जनरल इलेक्शन से पहले राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि परफॉर्म करने के लिए आपको पावर चाहिए और करंट सिनेरियो में बिना डोमिनेंट पार्टी की बैकिंग के नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स करना लगभग नामुमकिन है। राघव चड्ढा ने आपको एक स्टार्टअप की तरह ज्वाइन किया, अपना एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो बनाया और अब शायद वो एक बड़ी एमएनसी जैसे नेशनल पार्टी में स्विच करने के लिए तैयार हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या राघव चड्ढा का आपको कॉर्नर करना एक स्मार्ट करियर मूव था या पार्टी के साथ धोखा? नीचे कमेंट्स में अपना पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करें।